Good morning, students. Again, welcome you in our YouTube channel Cosmic Children Academy, Rajgarh. After a long time, we are meeting with you, and today I am going to teach you chapter number 2, and this chapter has been started firstly of 10th class. Okay? तो आज हमारी चर्चा किस पे होगी बेटा? चैप्टर 2 पे होगी। और चैप्टर 2 में मैं आपको डायनेस्टीज जो है, एंशिएंट डायनेस्टीज इंडिया में जो स्टैब्लिश हुई मिडिल पीरियड में, उसके बारे में स्टडी करवा रहा था। यानी मिडिल पीरियड के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज स्टैब्लिश हुई, जो यहाँ पे इस्लामिक डायनेस्टी आई जिसमें यामीनी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इसके अलावा जो दूसरी डायनेस्टीज हैं खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और नेक्स्ट हमारा जो हिस्ट्री है वो पोर्शन हमने कहाँ पे छोड़ा था? मुगल पीरियड में। कहाँ पे छोड़ा था? मुगल पीरियड में। अब मुगल जो पीरियड है वो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पीरियड है। आप सभी को पता है कि मुगल पीरियड है वो इंडिया का एक क्या है? इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि ये जो पीरियड है, कौन सा? मुगल पीरियड, ये इंडिया में काफी लंबे समय तक चला। इसमें कुछ चेंजेस भी आए और जो पहले से जो प्रथाएं, कस्टम्स जो चल रही थी उसमें भी चेंज आए। और हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डायनेस्टी जो काफी लंबे समय तक चली इतिहास में, मुगल डायनेस्टी, उसके बारे में। और मैं ये बता चुका हूं कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। किसको? बाबर। ठीक है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर ने कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही जो हम ये कह सकते हैं जो पहले जो डायनेस्टी चली आ रही थी लोधी डायनेस्टी, उसका क्या हो गया? एंड हो गया। यानी एक प्रकार से भारत में सल्तनत पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन सा पीरियड? सल्तनत पीरियड। और एक नई जो डायनेस्टी है वो हमारे सामने उभर करके आई, जिसका नाम क्या है? मुगल डायनेस्टी या मुगल पीरियड। और बाबर के बाद में उसका बेटा, जिसका नाम क्या था? हुमायूं था, वो शासक बना। ये मैं बता चुका हूं आपको। हुमायूं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, इतना ज्यादा क्लेवर, या हम ये कह सकते हैं डिप्लोमेटिक पर्सन नहीं था कि उसको शासन की सारी जानकारी हो। इसलिए हुमायूं को चौसा या बिलग्राम के युद्ध में हरा दिया था। कनौज के युद्ध में किसने? शेरशाह सूरी ने। और बीच में सूरवंश की स्थापना हुई और शेरशाह सूरी भारत का क्या बना? शासक बना। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी जो था उसने काफी लंबे समय तक शासन नहीं किया। 5 या 6 इयर्स तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में उसकी क्या हुई? डेथ हो गई। और 1545 से लेकर के 1555, यानी ये जो 10 इयर्स का पीरियड है, ये इस पीरियड को आप योजना अवकाश कह सकते हो। क्या कह सकते हो? योजना अवकाश कह सकते हो, प्लानिंग रोल कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इस पीरियड में ज्यादा स्थिरता नहीं हुई। यानी कुछ शासक आए, 2 साल किया, किसी ने 3 साल, किसी ने 1 साल। तो ये पीरियड बीच का ये भी क्या रहा? थोड़ा सा ब्लैंक पीरियड रहा। और इसके बाद में 1555 में दोबारा हुमायूं है, उसने इंडिया को क्या कर लिया? जीत लिया। हम ये पढ़ चुके हैं। और हुमायूं है वो सिर्फ 1 साल के लगभग रहा। 1 साल के बाद में उसकी दीनपरा नामक जो इमारत है, जो बिल्डिंग थी दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों से गिर जाने से उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। और हुमायूं के बाद में उसका बेटा, जिसका नाम क्या था? अकबर, अकबर ने शासन स्टार्ट किया। और अकबर का जो पीरियड है उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसने जो नीति थी मैरिज अलायंस की, उसको अडॉप्ट किया। सभी रिलीजन का जो फॉलोअर करने वाले थे उनको एक साथ चलने का क्या किया? प्रयास किया। तो ये सब किसके बारे में है? मुगल पीरियड के बारे में है। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अकबर के बारे में।
देखिए अकबर का जो इतिहास है वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अकबर ने काफी लंबे समय तक शासन किया और इतिहास में मुगलों में सबसे लंबा जो शासन रहा है वो किसका रहा है, अकबर का रहा है। सबसे ज्यादा साल तक शासन किसने किया है, अकबर ने किया है। तो देखिए अकबर कौन था, अकबर का पिता कौन था, हुमायूं। और अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी एज भी बहुत ही कम थी, यानी मात्र 13 साल की उम्र में वो किस पे बैठा, राजगद्दी पर बैठ गया। कौन, अकबर। अब दूसरी बात जो हमारे दिमाग में आती है कि अकबर इतनी छोटी अवस्था में था तो वो शासन करने की सिचुएशन में नहीं था, यानी उसका जो शासन करता था या उसके ऊपर जो हाथ था वो किसका था, बैराम खान का था। किसका था, बैराम खान। हम उसको गार्जियन कह सकते हैं, किसका, अकबर का। Who was बैराम खान? बैराम खान was the guardian of अकबर। बैराम खान और इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था 14 फरवरी 1556 को, यानी 14 Feb 1556। इनका जो राज्य अभिषेक, जो कोरोनेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, कलानौर। और कलानौर कहां पे पड़ता है बेटा, पंजाब में पड़ता है। कहां पे, पंजाब। और यहाँ पे इनका राज्य अभिषेक किया गया और राज्य अभिषेक की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, बैराम खान को दी गई थी। इसके बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि अकबर था, उसकी एज बहुत कम थी। हम ये कह सकते हैं कि बैराम खान ही वास्तविक रूप से क्या करता था, शासन करता था, लेकिन बादशाह कौन था, अकबर था। नेक्स्ट लिखा हुआ है The world famous battle of Haldighati took place in 1576 in which महाराणा प्रताप fought against the Mughal army। अब इनके शासन की सबसे बड़ी खास बात क्या थी है, 1576 यानी 18 जून 1576, 18 जून 1576 को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। लेकिन इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने इस युद्ध में डायरेक्टली क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। अकबर का सेनापति था जिसका नाम था मानसिंह। क्या नाम था, मानसिंह। यानी मानसिंह के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब दूसरा सुन लीजिए, 1570 का जो ईयर्स है वो महत्वपूर्ण ईयर है। महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए 1570 में अकबर ने एक दरबार लगाया था जिसका नाम था नागौर कोर्ट। यानी खुद अकबर कहां पे आए थे, राजस्थान के नागौर में आए थे और नागौर कोर्ट का आयोजन किया गया, नागौर दरबार का। कब, 1570। अब 1570 में नागौर जो दरबार था उसमें ये बात कही गई कि भाई जो भी राजपूत राजा हैं वो मैरिज अलायंस करें, मैत्रीपूर्ण समझौते करें, फ्रेंडशिप करें और मुगल जो साम्राज्य है उसकी अधीनता क्या करें, स्वीकार करें। देखिए मोस्टली जो राजस्थान के राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब, 1570 में, 1570 में। और इस नागौर दरबार में ओनली फॉर वन जो राजपूत राजा थे जिनका नाम क्या था, महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप का हम नाम लेते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप वो पहले बंदे थे जिन्होंने अकबर से आंखें मिलाई और अकबर को ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर कट सकता है लेकिन ये सिरे झुक नहीं सकता किसी के सामने। ये वर्ड्स किसके थे बेटा, ये महाराणा प्रताप के थे। तो इतिहास में महाराणा प्रताप को इसीलिए जाना जाता है कि उन्होंने नागौर कोर्ट में सब जाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था।
फतेह सिंह नामक एक राइटर थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को चेतावनी चुंगटिया नामक जो पुस्तक थी वो भेंट की थी। कौन सी पुस्तक? चेतावनी चुंगटिया। और उसमें ये लिखा हुआ था कि आज इतिहास है वो एक नया मोड़ लेगा, नया यू टर्न लेगा, आपको नागौर कोर्ट में उपस्थित नहीं होना है। इसीलिए महाराणा प्रताप वो नागौर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि हम युद्ध का रास्ता अपना लेंगे, लेकिन हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए इतिहास कहां से शुरू होता है। अकबर ने इसके बाद में भी प्रयास किया कि कैसे ना कैसे करके महाराणा प्रताप को राजी किया जाए, खुश किया जाए और वो अपनी जो अधीनता है वो क्या कर ले? स्वीकार कर ले। इसीलिए महाराणा प्रताप के पास अकबर ने 4 क्या भेजे थे बेटा? अपने अम्बेसडर भेजे थे, दूत भेजे थे, राजदूत भेजे थे। और वो राजदूत जो थे उनको मैत्री पूर्ण तरीके से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। और वो 4 बंदे कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, 10th क्लास में, हर लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया जाता है कि वो 4 बंदे कौन थे, वो 4 राजदूत कौन थे जिनको अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। देखिए उनमें सबसे पहला आदमी था जलाल खान, दूसरा मानसिंह और तीसरा जो बंदा था उसका नाम था भगवंत दास और चौथा जो बंदा था उसका नाम था टोडरमल। अकबर का जो 9 जेम्स थे, नवरत्न, उनमें शामिल था। तो ये टोडरमल लास्ट में गया था 1573 में। आगे समझ में? अब सबसे पहले कौन गया था? जलाल खान गया था। लेकिन जलाल खान है उसको वो भी राजी नहीं कर सका, किसको? महाराणा प्रताप को। और इसके बाद में जयपुर के शासक थे जिनका नाम क्या था? मानसिंह। और मानसिंह के चाचा जी थे जिनका नाम था भगवंत दास। ये भी राजी करने के लिए गए, लेकिन ये भी महाराणा प्रताप को क्या नहीं कर सके? खुश नहीं कर सके। महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया कि हम युद्ध का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन हम अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसके बाद में जब ये जो एक ग्रुप था 4 लोगों का, ये सारे क्या रहे? अनसक्सेसफुल रहे। तो बाद में जो रास्ता बचा वो कौन सा रास्ता था बेटा? युद्ध का रास्ता था। और वो जो युद्ध है वो 1576 को 18 जून को कहां पे हुआ? हल्दी घाटी नामक स्थान पे हुआ। देखिए इस युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, इस युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन लड़ रहा था, घोड़े पे कौन था, हाथी पे कौन था। तो ये सारी बातें हम किसकी ओर चलते हैं? युद्ध की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? युद्ध की ओर। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि ये युद्ध कहां पे हुआ था। ये युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पे हुआ था। हल्दी घाटी कहां पे है? हल्दी घाटी नामक जो स्थान है वो राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में बेटा? राजसमंद जिले में। और इस क्षेत्र का नाम हल्दी घाटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है, येलो कलर की। और पीले रंग की मिट्टी होने के कारण, हल्दी जैसी मिट्टी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हल्दी घाटी। आ गया समझ में? तो ये कहां पे पड़ता है? राजसमंद जिले में पड़ता है। देखिए दूसरा, ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध गर्मियों में हुआ। जो दोपहर की गर्मी थी, आज 10 जून है, तो आज से 10 दिन के बाद में यानी 18 जून 1576
देखिए इतिहास नया मोड़ लेता है और इतिहास में ईयर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। जब तक आप ईयर्स पे नहीं जाते हो आपका जो हिस्ट्री है वो क्या है, अनकंप्लीट है। तो आपको ईयर्स है वो क्या रखने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। देखिए 18 जून 1576 और एक तरफ तो कौन थे, मानसिंह, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 18 ये जो हल्दी घाटी नामक स्थान है ये थोड़ा सा क्या है, संकरा रास्ता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र में पहले ही मुगल सेना ने अपना क्या डाल दिया था, मुगल सेना ने अपना पड़ाव डाल दिया था। और हम ये नहीं कह सकते कि धार्मिक व्यवस्था का युद्ध था, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें हकीम खान सूर नाम का पठान भी लड़ रहा था, यानी ये महाराणा प्रताप का क्या विराट सेनापति है, हकीम खान सूर। तो यानी दोनों तरफ क्या थे, हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। तो हम इसको धर्म युद्ध नहीं कह सकते या हम इसको जिहाद नहीं कह सकते, यानी दोनों तरफ से लड़ रहे थे। हकीम खान सूर यानी हकीम सूरी सम्मान उदयपुर मेवाड़ जो फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। अब देखिए एक तरफ मानसिंह थे और मानसिंह किसके ऊपर थे बेटा, हाथी के ऊपर, और उस हाथी का क्या नाम था, मर्दाना। क्या नाम था, मर्दाना। और महाराणा प्रताप किसके ऊपर थे, घोड़े के ऊपर थे, और उस घोड़े का क्या नाम था, चेतक। क्या नाम था, चेतक। ठीक है, इतिहास में बहुत मायने रखता है कि उनके घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम था चेतक, और उनका सबसे पसंदीदा सबसे फेवरेट जो हॉर्स था कौन, चेतक। अब देखिए युद्ध कब शुरू हुआ, युद्ध के रिजल्ट्स क्या हुए, इसके बाद में सिचुएशन क्या हुई, युद्ध कौन जीत पाया कौन नहीं जीत पाया, यानी कई बातें उभर करके सामने आती हैं। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात उभर करके सामने आती है 18 जून 1576, 18 जून सुबह सुबह का टाइम था, और मॉर्निंग में पहला जो अटैक है वो किसके द्वारा किया गया, राजपूत सरदारों के द्वारा किया गया। और जैसे ही राजपूतों ने आक्रमण किया, मुगलों की सेना की क्या टूट गई, कमर टूट गई, क्योंकि बहुत भयंकर आक्रमण था। और इस भयंकर आक्रमण में मुगलों के समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, यानी सिचुएशन अब वो क्या हुई, अनकंट्रोल्ड हो गई। और महाराणा प्रताप का जो इसमें अलग अलग फेज साबित हुए, और इस युद्ध में फर्स्ट जो फेज था इसमें महाराणा प्रताप की क्या हुई, जीत हुई और मुगलों की हार हुई। यानी मॉर्निंग टाइम में जो पहला धावा बोला गया, पहला अटैक बोला गया, उसमें मुगलों की हार हुई और महाराणा प्रताप की जीत हुई। लेकिन मुगल सेना का मनोबल टूट चुका था, मुगल सेना हताश हो चुकी थी, पराजित हो चुकी थी। लेकिन मुगल सेना को अब क्या चाहिए था, एक ऐसी नई चीज चाहिए थी जिसमें उनमें क्या उसके मोटिवेशन आ सके, मनोबल स्तर उनका क्या उसके ऊंचा उठ सके। और इसी मनोबल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बीच में ही ये अफवाह रूमर फैला दिया गया कि अकबर जो है वो एडिशनल आर्मी लेकर के युद्ध के मैदान में आ रहा है। जैसे ही उन्होंने ये न्यूज सुनी कि अकबर एडिशनल आर्मी लेकर के युद्ध के मैदान में आ रहा है, तो टूटती हुई भागती हुई मुगल जो सेना है उसमें थोड़ी सी क्या आ गई, जान आ गई। और इसके बाद में युद्ध का सेकंड जो फेज है वो स्टार्ट हुआ। और युद्ध के मैदान में आपको पता है मानसिंह किसके ऊपर थे, मर्दाना हाथी के ऊपर थे, और महाराणा प्रताप किसके ऊपर थे, घोड़े के ऊपर, जिसका नाम क्या था, चेतक। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद में महाराणा प्रताप के पास क्या था बेटा, भाला रखता था, अपने हाथ में क्या था, भाला था। और उन्होंने जो मतलब मानसिंह थे, उन्होंने हाथी की सूंड में भी क्या लटका रखी थी, खंजर लटका रखा था, तलवार स्वॉर्ड थी। अब पहला जो आक्रमण है
वो महाराणा प्रताप ने किया। और जैसे ही बाला महाराणा प्रताप ने मर्दाना हाथी की तरफ फेंका तो बेटा मानसिंह क्या हो गए, नीचे हो गए और जाकर के वो जो भला है वो उसका प्रहार किसके लगा, महावत के लगा। अब यहाँ पे बात उभर कर क्या आती है, महावत कौन होता है, जो हाथी को चलाता है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। तो वो जो बाला है उसका प्रहार किस पे लगा, महावत पे लगा। और इधर से जो हाथी ने जो खंजर लगा रखा था, जिसके कारण उसने जैसे ही उसको ट्रंक सूंड को इधर उधर किया तो जो खंजर है वो किसके लगा, घोड़े की टांग पे लगा। और घोड़े की क्या टूट गई, टांग टूट गई। किसकी, घोड़े की, महाराणा प्रताप के घोड़े की। और जैसे ही घोड़ा घायल हो गया उसके बाद में महाराणा प्रताप ने उसको चारों ओर से किसने घेर लिया, मुगल सेना ने घेर लिया। यानी मुगल सेना ने घेरते ही उनका भाई था जिसका नाम क्या था, शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप से रुष्ट होकर के चला गया था। शक्ति सिंह ने आकर के उनको युद्ध क्षेत्र से क्या कर लिया, निकाल लिया। और उसके बाद में बड़ी सादड़ी, एक जगह बेटा बड़ी सादड़ी के सरदार थे झालामान। इतिहास याद रखता है बेटा झालामान को। और झाला जो मान थे उन्होंने महाराणा प्रताप से ये कहा कि हम मुगल सेना से क्या हो चुके हैं, घिर चुके हैं और आप युद्ध क्षेत्र को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने बहुत विनती की, प्रार्थना की और उन्होंने हट किया कि हम इस समय युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। लेकिन झालामान ने ये कहा कि भाई आपका मेवाड़ के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, यदि आप बच गए तो हम दोबारा से युद्ध जीत लेंगे और दोबारा से सेना को यूनाइटेड कर लेंगे। तो इसके बाद में झालामान ने महाराणा प्रताप का कवच और महाराणा प्रताप का ताज किस पे पहन लिया, अपने सर पे पहन करके खुद महाराणा प्रताप बन करके लड़े। और मुगल सेना ने झालामान को क्या समझ लिया, महाराणा प्रताप समझ लिया। और वो युद्ध क्षेत्र में क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, मार्टीडम शहीद हो गए। और उसके बाद में महाराणा प्रताप है वो अपने घोड़े के ऊपर चढ़ करके युद्ध क्षेत्र से निकल गए। दूसरा, युद्ध क्षेत्र से निकलने के बाद जो उनका घोड़ा था जिसका नाम क्या था, चेतक। अब मुगल सेना उनके पीछे थी और चेतक जो था वो बिल्कुल मतलब असहाय सा हो चुका था, क्योंकि 3 टन के ऊपर वो कितनी देर चल सकता था। लेकिन ये बताते हैं, इतिहास ऐसा लिखता है कि चेतक उनका सबसे प्रिय घोड़ा था और उन्होंने चेतक को ये आवाज दी कि आज मेरे मान और सम्मान, मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है कि आज मेरे को एक 36 फीट का क्या है, नाला है, बीच में नदी बहती है, कि उस नाले को आप क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो और उसके बाद में सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में हो जाएगी। तो बेटा ऐसा इतिहास लिखता है कि चेतक जो था उसने अपनी 3 टांग पे वो 36 फीट का नाला क्या करवाया था, पार करवाया था। पार करवाया था। और वो 36 फीट का जो डिश थी, खाई थी, नाला था, उसको पार करवाने के बाद में चेतक ने अपनी अंतिम सांस बांडोली नामक ग्राम में ली थी। कहां पे ली थी, बांडोली। और बांडोली में आज भी उनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, किसकी, चेतक की। अब दूसरा, यानी महाराणा प्रताप विषम परिस्थितियों में भी कभी रोया नहीं, यानी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। उनका जो सबसे प्रिय घोड़ा मरा था जिसका नाम चेतक था, चेतक की मृत्यु पर खुद महाराणा प्रताप की आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे और मतलब खुद जोर जोर से फूट फूट करके रोए थे। तो इसका मतलब ये हुआ महाराणा प्रताप जब वो सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से क्या हो गए, निकल गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, युद्ध किसने जीता, युद्ध के आगे के परिणाम क्या हुए, इसके बारे में। तो देखिए बेटा, महाराणा प्रताप कब रोया था, उसका जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उसकी मृत्यु के बाद में। और आपने कहावत सुनी होगी कि महाराणा प्रताप विषम परिस्थितियों में रहा, यानी
जद घासरी रोटी बिलावड़ो ले भाग्यो, चीख तो रह गयो नैनो सोमरियो, राणा रो खोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो।